सर बहुत-बहुत स्वागत है हमारा आपका। शुक्रिया। सर अभी-अभी लोकसभा के चुनाव खत्म हुए। एनडीए की सरकार ने देश में पूर्ण बहुमत हासिल किया। जी, लगभग 2 से 292 से सीटें जीती लगभग। विपक्षी पार्टियाँ ये कह रही हैं कि अभी एनडीए को सरकार बनाने में बहुत मुश्किल होने वाली है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारा शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी को मैं बधाई देता हूं और देश की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत दिया है। और जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष के पास अपना कोई मुद्दा तो है नहीं, खुद 100 पे नहीं पहुंचे और हमें दिखा रहे हैं कानून दिखा रहे हैं कि भाई ऐसा कम रह गए, इतना कम रह गए। आप ये देखिए कि इंदिरा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लगातार तीसरी बार सरकार बना पाए थे और उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में आज एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। और ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन भटकाने की और बहकाने की कोशिश करते हैं लोगों को, जबकि एनडीए पूरी तरीके से बहुमत में है और सरकार बना रही है। 9 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे और उनके साथ और मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे और ये कोई मुद्दा नहीं है। अब तीसरी बार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और देश में जो विकास कार्य हुए हैं, जो विकास हो रहे हैं, उनको आगे लेकर के जाने का हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का। उसी को लेकर के आगे हम 5 साल काम करेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि इस तरीके की ये बेहूदी वाली बातें करना है। सर विपक्षी पार्टियों के बहुत से नेताओं के बयान आए। शरद पवार जी थे और संजय राउत जी थे महाराष्ट्र से। तो ये लोग कह रहे हैं कि टीडीपी और नीतीश कुमार जी की पार्टी के जो जी, एमपी हैं, जी, नवनिर्वाचित एमपी हैं, वो जी। हमारे संपर्क में है। नहीं, नहीं, तो देखिए क्या ये एनडीए एकजुट है? बिल्कुल एनडीए एकजुट है और पीछे अभी आपने देखा है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति जी से मिले हैं, तो सब एनडीए के जितने भी साथी हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एकमत होकर के नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता माना है। उनके नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव किया है और सरकार को बनाने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी के पास जाकर के उनको अपना बहुमत दिया है। तो इसमें कोई विश्वास की बात नहीं, कोई उसकी नहीं, कोई सोचने की बात नहीं है। ये 1000% हमारी सरकार बन रही है। ये फिजूल की बात है। एनडीए के जो घटक दल हैं, वो पूरी तरीके से एनडीए के साथ हैं। सर लोकसभा चुनाव के परिणामों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से बहुत ही जी, ऐसे रिजल्ट आए जिनकी उम्मीद नहीं थी भारतीय बिल्कुल, जनता बिल्कुल। पार्टी को। तो विपक्ष कह रहा है कि वहां पे जो बीजेपी का प्रयास रहा, राम मंदिर का रहा, चाहे कोई और मुद्दे रहे, वो सफल नहीं हो पाए। देश में बढ़ रही बेरोजगारी के देखिए मुद्दों को चुना है। तो इस पे क्या कहेंगे आप सर? देखिए, आज अगर तीसरी बार मोदी जी बने हैं, तो विकास कार्यों के नाम पर बने हैं। हिंदुस्तान का जो नाम पूरी दुनिया में उन्होंने रोशन किया है, उसके आधार पर बने हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो हम सीटें हारे हैं, वो बहुत कम छोटे मार्जिन से हारे हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पे हम ज्यादा मार्जिन से हारे हैं, लेकिन लगभग 16 सीटें ऐसी हैं जिनमें हम बहुत कम मार्जिन से सीटें हारे हैं, जिसमें 50,000 से लेकर के और नीचे 10,000 5,000 तक की मार्जिन रहा है। तो ये मार्जिन लोकल मुद्दों पर आकर के कई बार रह जाता है, लेकिन अगर नेशनल मुद्दों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया है और लोगों ने पूरी तरीके से बहुमत देने का काम किया है। जहां 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हैं और उनके समर्थन में जो एनडीए है उसको जो है 292 सीटों का समर्थन दिया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान में सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल सर। सर लोकसभा की गुड़गांव लोकसभा की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आपके बीजेपी के कैंडिडेट जीते। जी, पहले वो पूर्व कैबिनेट में मिनिस्टर जी, थे जी, जी, राजेंद्र जीत जी। बिल्कुल। तो जो रिजल्ट आया उससे ये राजनीतिक विश्लेषण ये कह रहे हैं कि इतना वोट कांग्रेस को मेवात से कभी नहीं मिला जितना इस बार चुनाव मिला। हम्म। क्या ये आपके लिए चिंता का विषय है सर? नहीं, देखिए निश्चित तौर पे जहां हमारी पार्टी का हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी को मेवात से अच्छा वोट मिलेगा और लोगों के कोशिश भी रही, कार्यकर्ता बेचारे जुटे भी रहे। आदरणीय राविंदरजीत सिंह जी हमारे यहाँ से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रहे और वो जीते हैं तीसरी बार, ये भी अपने आप में रिकॉर्ड की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष मेवात के अंदर अपना एक एजेंडा जो उनका था, लोगों के अंदर डर की भावना कि बीजेपी बन गई तो पता नहीं क्या करेगी और लोगों को एक एहसास दिलाया कि भाई बीजेपी तो हाउ है, देसी भाषा में अगर कहें तो वो डर उनका कामयाब रहा जो लोगों के बीच में पैदा करना था। बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनता पार्टी का एक माहौल अच्छा था, लेकिन हम सही बात यह है कि जो हमें स्वीकार करना चाहिए, मेवात में अभी हम काफी पिछड़े हैं
लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में लोग लोकल मुद्दा देखेंगे और आने वाले समय में लोकसभा से ज्यादा हम जो है वोटें जीत करके जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधानसभा जीतेंगे। सर, विपक्ष अक्सर आप पर ये आरोप लगाता है कि बीजेपी ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। उसके जी। बीच में उसके लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट भी हुआ था और उनकी जो है एमएसपी की मांग थी। तो विपक्ष कह रहा है कि किसानों का मुद्दा इस चुनाव में काफी बढ़-चढ़ कर उठा है और किसानों ने एक तरह से बीजेपी को नकारा है। तो देखिए इस पर क्या कहेंगे? देखिए सही बात यह है, आप जो कह रहे हैं मैं भी आपकी बात से मुतमईन और तायद करता हूँ कि कहीं न कहीं विपक्ष इस किसान के मुद्दे को भुनाने में कामयाब रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो माहौल उन्होंने बनाया था जो, ये किसानों का मुद्दा नहीं था। ये विपक्ष के कांग्रेस की पार्टी और आम आदमी पार्टी, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, वहां पे उन्होंने किसानों को भर-भर के दिल्ली भेजने का काम किया। हरियाणा में क्योंकि विपक्ष का जो है कांग्रेस का जो है नेतृत्व है, उन्होंने भी किसानों को बहका करके, बरगला करके प्रोटेस्ट करने का काम किया और सरकार के खिलाफ एक ऐसा माहौल कर दिया कि किसानों के खिलाफ सरकार के, जबकि इस सरकार ने जो एमएसपी का रेट है आज तक इससे फालतू किसी सरकार ने नहीं दिया। जहां किसानों को मुआवजे की बात होती थी तो मेरे पास रिकॉर्ड की बात है, कांग्रेस का जब सरकार होती थी तो 3 रुपए का मुआवजा किसान को मिल रहा है, 2 रुपए का मुआवजा किसान को मिल रहा है। और हमारी जब सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनी नेतृत्व में, 2015 में ओलावृष्टि हुई मेवात के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर, रिकॉर्ड की बात है, आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, 12,000 पर एकड़ उन्होंने मुआवजा देने का काम किया, जो कि हिंदुस्तान में आज तक का किसी भी सरकार ने इतना मुआवजा किसी भी सरकार ने किसानों को नहीं दिया। और किसानों के लिए खाद, बीज और इतनी फैसिलिटीज, किसान बीमा योजना, बहुत सी योजनाएं बनाई है हमारी सरकार ने, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष उन मुद्दों को हमारों को दबा गया और हैवी हो गया कि भाई किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया। उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष कामयाब हुआ है, लेकिन बहुत जल्द अब किसान भी समझ गए कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है और आने वाले समय में किसान समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी हितैषी सरकार है। विपक्ष की पार्टियां सर कुछ और भी बातें करती हैं। प्रधानमंत्री के भाषणों को देखा जाए तो भ्रष्टाचार के ऊपर खुलकर बोलते हैं। जी। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि जब कोई विपक्ष में रहता है तो नरेंद्र मोदी जी की नजरों में भ्रष्टाचारी होता है। जब वो कांग्रेस में चला जाता है या कांग्रेस के बीजेपी में चला जाता है और बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेता है तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता। इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं, देखिए कानून का काम है, जिसके खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी या जांच हो रही है वो कानून काम कर रहा है अपना। उसमें सरकार का इतना है कि सरकार जांच कर सकती है, अपनी जो है रिपोर्ट्स दे सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय कोर्ट का होता है। और चाहे अभी पीछे आप देख सकते हो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री है दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, अब वो शराब के घोटाले के अंदर उन्होंने जो है सरकार को इतने हजारों करोड़ों का लॉस दिया है और कुछ 100 करोड़ कमीशन खा करके वो दिल्ली सरकार को अपना नुकसान करा रहे थे। उसकी जांच हुई, उसमें उनको सरकार के खिलाफ उनके सबूत आए। अब हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो उनका निर्णय होगा वो होगा, इसमें सरकार के तो किसी के बस में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कोई अगर कोई गलत करेगा तो चाहे कोई भी है उसको सजा मिलनी चाहिए और मिलती है। पीछे आपने देखा होगा कि हमारे एनडीए के घटक दल हैं कर्नाटका में, उनके माननीय देवगौड़ा जी के पोते हैं, उनके ऊपर एक आरोप था प्रज्वल रेवन्ना। अगर वो सरकार के साथ फायदा उठाना चाहते तो उनको कोई अरेस्ट नहीं करता, उनको अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और आगे अगर जो है कोई भी किसी तरीके का व्यक्ति अगर कोई गलत करेगा उसके साथ सरकार नहीं है। हाँ, कोई अगर अपने लेवल पे हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, कोर्ट से अगर किसी को सहूलियत मिलती है वो एक अलग इशू है। सर, कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने ये मुद्दा उठाया कि इस बार जो है संविधान को खत्म करने का जो बात कही उन्होंने कहा कि ये चुनाव अंतिम चुनाव होगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अगर 400 पार का जो उनको नारा था, अगर उन्हें 400 सीट मिली तो लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई थी और जनता तक ये मुद्दा क्या पहुंचा? देखिए ऐसा है, लोकतंत्र किसी के वो नहीं है कि किसी के एक हाथ में, इंसान के हाथ में। लोकतंत्र हमारे पुराने नेताओं ने बनाया हुआ है। संविधान जो लोकतंत्र और संविधान ऐसा है कि हिंदुस्तान की आवाम के दिलों में बसता है, उसको ना कोई चेंज कर सकता है ना वो चेंज हो सकता है। हाँ, कुछ मुद्दे बना करके उस तरीकों को पेश कर दिया, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कांग्रेस सिर्फ डर दिखाती है कि भाई तुम्हें ये मुसलमानों को बीजेपी खा जाएगी, दलितों का संविधान बदल जाएगा, दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ मुद्दा नहीं है। हाँ, कुछ पार्टी की तरफ से कुछ बातें आई थी, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं थी कि संविधान बदला जाएगा। हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का साफ नेतृत्व है,
साफ कहना है कि जो गरीब आदमी है उसको मदद मिलनी रहनी चाहिए और संविधान में कोई फेरबदल नहीं होगा। ये सब विपक्ष ने मुद्दा उठाया और उसमें विपक्ष को जो है इस तरीके से राजनीति करी है। उन्होंने अपना कोई एजेंडा बताया विपक्ष कि हम क्या करते अगर सरकार बनती। सिर्फ ये डर दिखाया उन्होंने कि बीजेपी बन गई तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। अपनी तरफ से उन्होंने कभी ये एजेंडा नहीं दिया कि अगर हम बन गए तो हम ये करेंगे। तो ये डर की राजनीति कराना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को डरा करके, धमका करके, उनको अपना वोट लेकर के इनका उल्लू सीधा करते हैं। ये जनता की हितैषी नहीं है। सर, आपके एनडीए के सहयोगी दल हैं टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश से जी चंद्रबाबू नायडू जी की, वो मुस्लिम आरक्षण के हमेशा समर्थन में रहे हैं। जी उन्होंने विधानसभा के चुनाव में वहां की जनता से वादा भी किया कि मुस्लिम आरक्षण को वो चालू रखेंगे। इसके इतर अगर बीजेपी की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, वो हमेशा मुस्लिम आरक्षण के विरोध में रहे। क्या अब चंद्रबाबू नायडू सेंट्रल लेवल पर मुस्लिम आरक्षण की बात प्रधानमंत्री मोदी से रख सकते हैं? क्या मुस्लिम आरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी जी का स्टैंड नॉर्मल होगा या थोड़ा उसमें चेंज आएगा? देखिए, जहां तक आरक्षण की बात है, मुस्लिम आरक्षण सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के साउथ के जो 4 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु और एक हमारे जो है तेलंगाना, 5 स्टेटों में जो है ये आरक्षण का मुद्दा है। बाकी नॉर्थ इंडिया में आरक्षण है नहीं कहीं पे भी। तो वहाँ के लोकल इशू हैं, वहाँ के लोगों की जो अपनी समस्याएं हैं, अब वो बड़े लेवल पे बातें करेंगी। इस बारे में तो अब चंद्रबाबू नायडू जी क्या सोचते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं, लेकिन अब एनडीए के घटक दल है जो मिल बैठ के मशोरा होकर के जो काम होगा, जो भी देश हित में होगा वो फैसला लिया जाएगा। सर, अग्निवीर को लेकर भी बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार की पार्टी अग्निवीर जो स्कीम थी उसके विरोध में है। क्या अब प्रधानमंत्री मोदी जी तो लाए हैं उस स्कीम को, क्या अब दोनों पार्टियों के बीच तालमेल इस स्कीम को लेकर बैठ पाएगा? अब जहां तक मुद्दे है ना, चाहे किसी भी मुद्दे की बात हो, जो एनडीए का पार्ट घटक दल है तो सबका एक ही मुद्दा है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने उनका नेतृत्व स्वीकार किया है। अब जो भी मिल बैठ करके बातें होंगी, जिस लेवल पे भी होंगी, वो मंत्रिमंडल में और केंद्रीय स्तर पर बातें होंगी और कहीं कोई विवाद या कोई किसी तरीके का कोई आपस में कोई मनमुटाव नहीं है, ना एनडीए के किसी भी दल में है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा पार्टी का दल है तो 240 आए, नीतीश कुमार जी की 12 सीटें आई हैं, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी की 14 सीटें आई हैं, 14 हैं। हाँ। तो अब वो चीजें हैं कि वो सब एक साथ है और एक साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में सरकार बनने जा रही है और वो वहां के जो है लोकल मुद्दों पर जो एनडीए के साथ लड़ करके उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो कहीं कोई आपसी मनमुटाव नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष दिखा रहा है कि यार ऐसा हो जाएगा वैसे। वो सारे कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन उनके कयास सारे फेल होंगे। एनडीए पूरी बहुमत से सरकार बना रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की फिर आगे और तरक्की होगी, यही हम उम्मीद करते हैं। सर, अगर रोजगार की बात की जाए तो विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि बीजेपी ने 1 साल में 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। उस पर आपकी पार्टी कहां तक पहुंच पाई और विपक्ष कहां तक सही है इस चीज में? सर, देखिए, रोजगार मिला है, प्राइवेट सेक्टर में भी मिला है, गवर्नमेंट स्कीम्स में भी मिला है और जहां तक मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो ये रिकॉर्ड की बात है कि हरियाणा के खासकर हमारे मेवात खित्ते में और मुस्लिम बच्चों की जितनी नौकरियां इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के टाइम में लगी है, इतनी नौकरियां कभी जिंदगी में भी नहीं लगी। सन 66 से 67 पे हमारा हरियाणा प्रदेश अलग पंजाब से अलग हुआ था। अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो हमारे हरियाणा में जेई जो अगर मेवात जिले के या मुस्लिम जेई हो तो 40 जेई भी नहीं है पूरे टोटल 2014 से पहले। और जब मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बच्चों को रोजगार दिया और उनकी ये स्कीम थी कि हम बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के रोजगार देंगे और उस स्कीम के तहत मेवात के एक कलम से 39 बालक नौकरियां लगे जो जेई की पोस्ट पे थे, जिसमें हर डिपार्टमेंट में, पंचायत में, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भर्तियां हुई। और जहां तक ये अपने कौशल रोजगार की बात है, ऐसी कोई डे नहीं है, ऐसा कोई तारीख नहीं है जिसमें मेवात के बच्चों को रोजगार ना मिलता हो और पारदर्शिता के साथ गरीब से गरीब बच्चे को भी रोजगार मिल रहा है और अमीर से अमीर को मिल रहा है, जो काबिल है उसको रोजगार मिल रहा है। अब विपक्ष को ये दुख है कि उनके जो रिश्वतखोरी चलती थी अब वो बंद हो जाएगी और इस तरीके से बंद हो गई कि अब उनको जो है लोग जो चाहते थे वो नौकरियां नहीं लग पाएंगी। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान की जनता के लिए, हरियाणा की आवाम के लिए ऐसी स्कीमें बनाई हैं जिनसे आम आदमी को फायदा हो, ना कि किसी खास को। तो इन चीजों से ये लोग घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से आम आदमी के लिए काम करती है और करती रहेगी। सर, विपक्ष ने एक इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया। उस विपक्ष ने आरोप लगाया कि इस जो प्रक्रिया थी, जब वो लाए थे उस वक्त के वित्त मंत्री थे, क्या नाम था उनका,
स्वर्गीय हैं, वो बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे। जी, अरुण जेटली जी लाए जी। थे इसको। तो विपक्ष ने इस पर आरोप लगाया कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिए गए, उसके बदले में बीजेपी की पार्टी ने बीजेपी की गवर्नमेंट ने उन लोगों को जो है प्रोजेक्ट दिए, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट ऐसा दिए। ये सर मैं बता रहा हूँ आपको भाई, ये विपक्ष ने खामखा के मुद्दे बनाए। कहीं अगर है तो दिखाएं, सबूत दें। आज तक वो जो सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा, अरे कोई सबूत ला के दो। इस तरीके से एक आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको कोई प्रूफ तो करके दिखाएं। ये सिर्फ विपक्ष इस तरीके से बरगला करके, लोगों को बहका करके वो वोट लेना चाहती है, और विपक्ष को लोगों ने नकारा है। आज भी देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो 99 पे अटकी हुई है, ठीक है। और सारे अगर जो इंडिया के जो गठबंधन के जो सारे जो दल हैं, उनका अगर टोटल करा जाए तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी से कम है। और वो हमें सबक सिखा रहे हैं कि भाई आप 400 पार नहीं हो, आप तो 100 भी पार नहीं हो यार, आप हमें क्या बता रहे हो। तो अपने गिरेबान में देखें, इस तरीके के आरोप लगा करके वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं, जो कि आने वाले समय में उनको जनता समझती है और जनता उनको बिल्कुल से निकाल चुकी है। सर, अब हरियाणा के मुद्दों पर अगर आए तो अभी हरियाणा में एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। माननीय खट्टर जी को हटाया गया, उसकी जगह सैनी जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को, मतलब विरोधी लहर होती है, उसको काबू करने के लिए जो है प्रयोग किया। इसी तरह बीजेपी ने बहुत सारे स्टेट में ये प्रयोग किया, वहां पे वो सफल रहा। जैसे आपके गुजरात में हो वहां पे बनाया गया नया, तो बहुत से सारे स्टेट थे जहाँ पे ये चीजें की गई बीजेपी के द्वारा। तो क्या वास्तव में विरोधी लहर कोई ऐसी है? नहीं, देखिए, अब सोचने का फर्क है। जहां दूसरे लोग और दूसरे दल, क्षेत्रीय पार्टियां हैं या कांग्रेस पार्टी है, ये एक परिवार से जुड़ी हुई पार्टियां हैं। चाहे कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे केंद्र में राहुल गांधी जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी के बेटे अखिलेश जी हों, चाहे हमारे जो है लालू जी के बेटे हों, चाहे साउथ में जो है नेता है डीएम के, उनके जो है बच्चे हों, ये सारे एक पारिवारिक पार्टियां लेकर के चल रहे हैं। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जी के बेटे उमर अब्दुल्ला, ये सब अपने परिवार की पार्टियां बना करके चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में से लोगों को लाती है और कार्यकर्ताओं में से नेता बनते हैं। जब मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, शायद आप और हम भी उनको पहचानते नहीं थे। अचानक लाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया, कोई उनकी कोई बापोती वो नहीं थी, वो पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने काम किया, पार्टी ने अच्छा उनका काम देखा तो उनको नेतृत्व दिया। अब माननीय मनोहर लाल जी का कार्यकाल अगर अच्छा नहीं होता तो उनको केंद्र में क्यों लेते, उनको एमपी का चुनाव क्यों लड़ा थे, उनको रिटायरमेंट करके भेज देते कि भाई आपका तो काम अच्छा नहीं है, आप घर बैठिए। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी और केंद्र नेतृत्व चाहता है कि खट्टर साहब की जो सेवाएं हैं, जो उनका कार्यकाल है, जो उनका जो योग्यता है, उसको हम केंद्र में भी इस्तेमाल करें। आने वाले समय में उनको जो है बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। और नायब सिंह सैनी जी की बात है, तो नया नेतृत्व अगर हम आगे नहीं लाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कहीं ना कहीं ये नए नेतृत्व को, नए लोगों को मौका देने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी में आम आम कार्यकर्ता भी कभी भी किसी भी पोस्ट पे जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। सर, जो 3 निर्दलीय विधायकों का आपका समर्थन वापस लिया उन्होंने आपसे, तो इसके बाद विपक्ष ये कह रहा है कि सैनी जी की गवर्नमेंट अल्पमत में आ चुकी है और उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अब बात नैतिकता की करते हैं। अगर नैतिकता की बात है तो वो लाए अपना प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। विपक्ष को अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि सरकार अल्पमत में है, अविश्वास प्रस्ताव लाए विधानसभा में। अभी हमने जो है 13 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास जीता है हमने सदन में। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि हमारी सरकार अल्पमत में, तो लाए अविश्वास प्रस्ताव। सरकार सिर्फ ये, विपक्ष जो है ये कहने में यकीन रखता है, करता कुछ नहीं है। इन लोगों ने कभी इतनी हिम्मत नहीं है कि सरकार खिलाफ आवाज उठा सकें और इस तरीके से मुद्दे बना करके कोई जायज मुद्दा लाए। सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। सरकार पूरी तरीके से पूरी अपनी उसमें है, उसके साथ पूरा बहुमत है, और इस तरीके की बातें करके विपक्ष सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना चाहता है। मैं तो कहता हूं कि अगर अल्पमत में तो लाएं अविश्वास प्रस्ताव और सरकार को गिराएं, अगर उनमें इतना दम है तो। सरकार चल रही है अच्छी शानदार तरीके से।